हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए आप लोग पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में पहले पहल में राजधानी किसने स्थापित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तोमर राजपूत। तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहले पहल में दिल्ली में राजधानी को स्थापित किया था। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कुछ एग्जाम में, तो आप लोग क्या लिखिएगा, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली में राजधानी स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो जब दिल्ली के सुल्तान दिल्ली पर शासन किया करते थे ना, उस समय प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा। प्रशासन कौन सी भाषा बोला करते थे, तो फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत था ना, किसके शासनकाल में सबसे अधिक विकास हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक एक महान शासक थे और उनके सल्तनत के समय ही दिल्ली का विस्तार सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। तो जो इब्न बतूता है ना, वो एक इतिहासकार था। क्या था, इतिहासकार था। तो वो किस देश से भारत में आया था, तो वो मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को से। और मोरक्को कहाँ पर है, तो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों को ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो जो न्याय चक्र होता था ना, उस समय सेनापतियों के लिए किसानों के हित के बारे में बात करना, ध्यान रखना क्यों जरूरी था। इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित में ध्यान रखना जरूरी इसलिए था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। तो जो सेनापति थे ना, वो किसानों के हितों का ध्यान इसलिए रखते थे क्योंकि जो किसान कर देते थे ना, जिससे राजस्व एकत्रित होता था, उसी से सैनिकों को वेतन मिलता था। और कोई किसान राजस्व तभी चुका सकता है जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। और वो खुशहाल और प्रसन्न कब होते हैं, जब कोई राजा न्याय और ईमानदारी के साथ राज्य के प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, इसलिए किसानों के हितों के लिए कार्य किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ चुके हैं आप लोग। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से हम लोग क्या समझते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, भीतरी सीमा। भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि के स्थित क्षेत्रों में से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता है। तो भीतरी सीमा का अर्थ होता है कि जो गैरिसन शहरें होते हैं ना, उनकी पृष्ठभूमि पर जो शहरें स्थित होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति होती है किससे, तो भीतरी सीमा से। और जो बाहरी सीमा होता है, उसमें गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती। सुदूरवर्ती का अर्थ होता है बहुत दूर। बहुत दूर के बाहरी सीमा को बाहरी सीमा कहा जाता है। ठीक है, बाहरी सीमा जो दूरवर्ती क्षेत्र होता है, बहुत दूर दूर के इलाकों, उसे बाहरी सीमा कहा जाता है सल्तनत का। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है यहाँ पर
हम लोग का। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लीजिए आप लोग। मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या क्या कारण थे? तो जो मुक्ति है ना, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, जो मुक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और ये सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। तो मुक्ति को कर्तव्यों का पालन कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। तो कौन कौन सा कदम है? पहला कदम था, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। तो उनका जो नियुक्ति है वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता था। फिर दूसरे नंबर में है, उन्हें कोई भी इक्ता यानी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तो मुक्ति लोगों को जो है कोई भी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था, जिसे इक्ता कहा जाता है। ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या है, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। मतलब जो मुक्ति लोग थे उनका समय समय पर स्थानांतरण होता था, अर्थात उन्हें कभी इस जगह में रखा जाता था तो कभी कहीं दूसरे जगह में। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में क्या है, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो जो मुक्ति लोगों से राजस्व यानी कर यानी कि टैक्स लिया जाता था ना, उसका हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा जो है लेखा अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था। फिर 5 नंबर पॉइंट में क्या है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो जो मुक्ति राज्य थे उन पर कर को निर्धारित कर दिया गया था कि आपको साल में हो सकता है 8% या 10% कुछ निर्धारित कर दिया गया था कर की वसूले, और उनकी संख्या भी, सैनिकों की संख्या को भी तय कर दिया था कि हो सकता है 1000 सैनिक रखे या 500। ठीक है। तो मुक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें, इसका हम लोगों ने आंसर बड़े ही आसान तरीके से देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है? लिख लीजिएगा इसको आप लोग कॉपी में, सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए क्योंकि सारे क्वेश्चन के एकदम इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ठीक है, और बहुत ही कम शब्दों में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा आप लोग एक बार। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? जब दिल्ली सल्तनत जो था ना उस पर मंगोल आक्रमण कर देते हैं, तो मंगोल आक्रमण करने पर दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी प्रभावों के बारे में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना है। जिस तरह मैंने लिखा है आपको भी उसी तरह लिखना है। आप लोग को सबसे पहले लिखना है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। इसको पॉइंट के आधार पर, जो SST आपका है ना सोशल साइंस, इसमें सभी क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिए लॉन्ग क्वेश्चनों को पॉइंट में लिखने का, क्योंकि जितना अच्छा पॉइंट में सजा कर लिखिएगा कॉपी चेक करने वाला भी आपको उतने ही ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है, ये फैक्ट है। तो फिर पॉइंट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। तो जो मंगोल आक्रमण करते थे ना दिल्ली सल्तनत पर, उससे मजबूर होकर अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद तुगलक को जो है एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना को रखना पड़ा था। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, अलाउद्दीन खिजली ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तो जो अलाउद्दीन खिजली थे उन्होंने जो सैनिक उनके लिए काम करते थे उनको नगद वेतन देना शुरू कर दिया। फिर तीसरे पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उसे इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। तो जो दिल्ली के पुराने शहर के जो निवासी थे ना, उनकी नई राजधानी क्या बना दिया गया, तो दौलताबाद भेज दिया गया और उसे इलाके में एक बहुत ही बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। चौथे पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन खिजली ने जनता पर अधिक कर लगाए, और जो अलाउद्दीन खिजली है ना उसने जनता पर और अधिक कर लगाया, तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। तो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा था, हम लोगों ने इसके उत्तर को भी बहुत ही आसान तरीके से देख लिया है। कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए विचार करें। विचार करते हैं भाई, हम लोग क्या क्या विचार करना है, विचार क्या चार कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तो जो तवारीफ के लेखक है ना, वो आम जनता के जीवन के बारे में कौन कौन सी जानकारी देते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते। तो जो हमारी समझ है उसके अनुसार जो है तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देते। क्योंकि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वो न्याय संगत शासक के महत्व पर बल देते थे। जो तवारीख होते थे ना, वो लेखक, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे और वो शासकों और प्रशासन संबंधी सलाह दिया करते थे। वो न्याय संगत पर अधिक बल दिया करते थे। दूसरे पॉइंट में क्या है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद वो कभी नहीं रहते होंगे। मतलब जो तवारीख के लेखक हैं ना, वो अधिकतर नगरों में रहते थे, गांव में शायद भी रहते हों। मतलब गांव में वो लोग ज़्यादातर नहीं रहा करते थे, इसलिए उनको जो है आम जनता के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता था। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, वो अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो वो जो है इतिहास सुल्तानों के बारे में लिखा करते थे, क्योंकि सुल्तान उन्हें बहुत इनाम दिया करते थे और आम जनता उन्हें इनाम नहीं दे सकती थी, इसलिए वो आम जनता के बारे में हो सकता है नहीं लिखा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर क्लियर हो गया, समझ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा आप लोग पहले क्वेश्चन को। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। आपको क्या लगता है आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जो दिल्ली की रजिया सुल्तान है ना, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। और हमें क्या लगता है कि आज के महिलाओं को ज़्यादा आसानी से सीट स्वीकार कर दिया जाता है लोगों के द्वारा? तो आज भी महिलाओं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। यह बात अलग है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में नेताओं की ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। तो जब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आज की महिलाओं को भी ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे आज की भी महिलाओं नेताओं को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत में लोकसभा और विधानसभा का जो सीट है ना, उसमें केवल 5% ही महिलाएं हैं। आप देखिएगा कि विधानसभा में बहुत ही कम ही महिलाएं हैं, ज़्यादातर आपको पुरुष ही मिलेंगे। ठीक है, और यह मतलब यह अलग बात है कि जो दिल्ली सल्तनत जब था ना, सल्तनत काल में, उस समय तो महिलाओं को और भी ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। बहुत ही मुश्किल से वो सल्तनत में शासक किया करती थी। ठीक है, उसमें से एक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? तो जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, वो जंगल को कटवा देना चाहते थे। इसके पीछे क्या क्या कारण था, उस कारण को भी देखेंगे। और क्या आज भी जंगल को उसी कारणों से काटा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गैरिसन शासकों के पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाकों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वो जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। मतलब जो गैरिसन शहरी के पृष्ठभूमि क्षेत्र थे ना, उनसे जो है गंगा यमुना के दोआब जंगलों को साफ कर दिया। मतलब जितने भी जंगल थे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, सभी जंगलों को साफ कर दिया गया। और जो उस जंगलों पे शिकारी, संग्राहक और चरवाहक रहते थे ना, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया और उन जमीनों को किसानों को दे दिया गया और कृषि कार्य को बढ़ाने में उन लोगों का मदद किया गया। ठीक है, कोई ये था इसके पीछे कारण। और क्या आज भी जंगलों को इन्हीं कारणों से काटा जा रहा है? तो इसका हो जाएगा
कृषि भूमि को प्राप्त करना और आवासों का निर्माण। आज जंगल को काटने के पीछे सबसे मुख्य कारण क्या है? कृषि कार्य, मतलब खेती को बढ़ाने के लिए और आवासों का निर्माण। देखिए, दुनिया में जनसंख्या बहुत बढ़ गया है और जितना ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा भोजन का ज़रूरत होगा, और भोजन का ज़रूरत होगा तो खेतों का भी ज़रूरत होगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो जंगल को तो काटना पड़ेगा घर बनाने के लिए। ये कारण है अभी के समय में। दूसरे में है परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए। परिवहन मार्गों का निर्माण अर्थात जो रोड देखते हैं ना आप लोग, उन रोडों को बनाने के लिए, खनन कार्य करने के लिए भी आज के समय में जंगल काटे जाते हैं। फिर तीसरे नंबर में है बड़े बांध का निर्माण में वनों की कटाई। मतलब जो बड़े बांध का निर्माण होता है उसमें भी जो है वनों की कटाई बहुत ही बड़े संख्या में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बहुत आसानी से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। पहले पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी इमारत है तो 12वीं से 15 शताब्दी के बीच बनाई गई हो, इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उसे रेखाचित्र बनाइए। तो आपको पता लगाना है कि क्या आपके इलाके में दिल्ली सल्तनतों के द्वारा 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच किसी ऐसी इमारत को बनाया गया है जो आपके इलाके में हो, और उसका रेखाचित्र भी बनाइए और उस इमारत का कुछ वर्णन भी कीजिए। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये जितने भी सारे चीज़ें हैं ना, ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली के बच्चे इसको लिख सकते हैं, और जो झारखंड के साइड में रहते हैं उनको पता करके लिखना है कि उनके जगह पे कौन कौन से ऐसे इमारतों को बनाया गया है। तो पहला क्या है? कुतुब मीनार, दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1200 ईस्वी के करीब। हौज खास दिल्ली, इसे किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1305। तुगलकाबाद का किला दिल्ली, इसको किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक। कब? 1321 से 25 के बीच। फिरोज शाह कोटका दिल्ली, इसे किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। फिर क्या है? खिड़की मस्जिद दिल्ली, इसे किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने। कब? 1326 में। और इसी प्रकार जो है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आप लोग को स्वयं बनाना है। मैंने केवल जो है आपको उदाहरण देकर समझाया कि कैसे आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग का उम्मीद है क्लियर हो चुका है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।